हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कक्षा में चर्चा करेंगे प्रॉन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र ऐसा तंत्र जो कि एलिमेंट्री कैनाल की क्रिया के बाद जब डाइजेशन का काम हो जाता है और एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है तो सेल्स में बनने वाला वो वेस्ट मटेरियल, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस मटेरियल जो भी है, चाहे वो जल के रूप में हो या फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में हो, उसको शरीर से बाहर त्यागने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और ये जो एक्सक्रीशन की क्रिया है ये लोअर एनिमल से लेकर के हायर एनिमल्स के जो जितने भी हम देखते हैं, जो भी जंतु हैं, उनके अंदर अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें कि ऐसे एनिमल जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा होगा? वो पदार्थ जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट हो। और नाइट्रोजिनस वेस्ट का निर्माण किन चीज़ों से होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका जब कंबशन होता है, उसका जब दहन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उससे बनने वाला वो लिक्विड मटेरियल जो कि अपने शरीर के लिए नुकसानदायक हो या उस जंतु के शरीर के लिए नुकसानदायक हो, उसको रिमूव करना होता है। तो अधिकतर जो एक्सेस मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में पाया जाता है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में ये 3 रूपों में देखा जाता है। मतलब ऐसे एनिमल जो कि शरीर से डायरेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बनने वाली अमोनिया को एक्सक्रीट करते हों। ये कौन से एनिमल होते हैं? जो ज़्यादातर जल में रहते हों, क्योंकि अमोनिया को त्यागने में जल का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जल की अमाउंट यहाँ पर अधिक आवश्यक होती है। तो ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हों डायरेक्ट, क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और यही अमोनिया अगर मान लीजिए यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दी जाए तो हम ये कहेंगे यूरिक एसिड को त्यागने वाले एनिमल या ऐसे एनिमल जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर त्यागते हों, तो वो क्या कहलाएंगे? यूरिकोटेलिक। या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11वीं 12वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डिटेल में। यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ये कौन से होते हैं? जो कि बहुत कम मात्रा में जो जल ग्रहण करते हों या डेजर्ट एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर यूरिकोटेलिक होते हैं। तीसरा जो है वो अगर अमोनिया को क्या हो यूरिया के रूप में एक्सक्रीट करे तो ये एनिमल क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो यूरिक एसिड के रूप में हो या यूरिया के रूप में हो या डायरेक्ट अमोनिया के रूप में हो, त्यागा किस चीज़ को जा रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट को त्यागा जा रहा है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें रोल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हमारी स्किन है, जैसे हम कहेंगे पसीने के रूप में भी क्या है? हम शरीर के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या एक्सेस अमाउंट जो कि वेस्ट की है उसको भी बाहर त्यागते हैं। दूसरी तरफ हम देखें हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो किडनी है, गुर्दे जो हैं, अपने वृक्क हैं, वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन की क्रिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बात यह है कि जरूरी नहीं कि हर एनिमल किडनी रखते हों। लोअर एनिमल के अंदर जिन चीज़ों को देखा जाता है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो किडनी के रूप में ही पाई जाएं। लेकिन ऐसे ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन की क्रिया में रोल प्ले करते हैं वो किन किन रूपों में पाए जाते हैं? हम देखते हैं नेफ्रिडिया के रूप में भी पाए जा रहे हैं और यहाँ पर किडनी के रूप में भी देखे जा रहे हैं। तो प्रॉन एक ऐसा एनिमल, क्रस्टेशिया का ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्या होता है? एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो कि एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं? एंटीनरी ग्लैंड। क्या करें? देखो, एंटीनरी या फिर
ग्रीन ग्लैंड या फिर रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है? एक्सक्रीशन का कार्य करती है, उत्सर्जित पदार्थों को त्यागने का काम करती है। ये एक जोड़ी कहाँ व्यवस्थित है? जो इसके कोक्सा वाला रीजन है। कोक्सा वाला रीजन कहाँ मौजूद था? जब हमने पढ़ा था इसके अपेंडेजेज, तो आपको बताया गया था जो इसके एक्सटर्नल अपेंडेजेज हैं वहाँ जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या इसका जो केरापेस वाला निचला जो सिरा है, सिफेलोथोरिक्स वाला जो निचली सरफेस है, उस पर पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो कि वॉकिंग लेग वगैरह को जोड़ने में हेल्प कर रही है। तो हम ये कहेंगे कोक्सा के मध्यवर्ती भाग, जो निचला भाग होता है, इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं? एक जोड़ी नेफ्रिडियोपोर ये मौजूद होते हैं। तो ये जो एंटीनरी ग्लैंड है ये किस तरीके की पाई जाती है, एक छोटे से डायग्राम की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, इसकी जो एंटीनरी ग्लैंड है ये मूल रूप से इस तरीके की आपको दिखाई देती है, जिसमें कौन कौन सी संरचनाएं मौजूद होती हैं ये भी आप देख लेंगे अभी। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ एक जोड़ी फूली हुई गुंबदाकार संरचना के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये संरचना क्या कहलाती है? ग्लैंडुलर प्लेक्सस के नाम से जानी जाती है। और यही ग्लैंडुलर प्लेक्सस क्या करता है? एक्सक्रीशन की मूल क्रिया संपन्न करवाता है। ये आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसमें कौन कौन सी संरचना क्या क्या रोल प्ले करती है वो आपको अभी बताऊंगा हम। ये जैसे आपने देखा कि इस तरीके से ये एक एंटीनरी ग्लैंड मौजूद है। इसमें ये वाली जो संरचना है जो कि बाहर की तरफ खुलती है, इसको हम रीनल पोर के नाम से जानते हैं। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। और ये वाली जो संरचना है इसकी ग्लैंडुलर प्लेक्सस के नाम से जानी जाती है। और इस ग्लैंडुलर प्लेक्सस में अगर इसका हम छोटा सा सेक्शन यहाँ से देखेंगे तो आपको इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी, जिसमें अंदर की तरफ जो मौजूद है स्ट्रक्चर वो इस तरीके की दिखाई देगी। और ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? लेबिरिंथ प्लस एंड सेक से बनी हुई स्ट्रक्चर। इसमें लेबिरिंथ तो कौन सी है? ये वाली संरचना, और एंड सेक वाली है ये संरचना। ठीक है, मूल जो एक्सक्रीशन का कार्य है वो यही संपन्न करवाती है। कैसे करवाती है इसको अपन दूसरे डायग्राम में समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये इस तरीके से जो आपस में दोनों इन ग्लैंडुलर प्लेक्सस को जोड़ने वाली जो संरचना है वो ट्रांसवर्स कनेक्टिव के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरी संरचना है ये थैलेनुमा संरचना रीनल सेक या फिर नेफ्रो पेरिटोनियल सेक के नाम से जानी जाएगी। ये जो पूरी संरचना है ये कहाँ मौजूद होती है? हमने जब इसका हार्ट पढ़ा था तो इसका जो स्टोमक पढ़ा था हमने एलिमेंट्री कैनाल का, तो स्टोमक में जो इसका कार्डियक स्टोमक है उस कार्डियक स्टोमक के ऊपर की तरफ ये व्यवस्थित होती है। तो ये जो संरचना है कौन सी? कंप्लीट जो ग्रीन ग्लैंड या रीनल ग्लैंड नाम से जो जानी जा रही है, ये कहाँ मौजूद है? कार्डियक स्टोमक के ऊपर की तरफ मौजूद है। अब
इसमें जो एक्सक्रीशन का जो मूल कार्य है वो कौन सी जगह करवा रही है, ये वाली संरचना करवा रही है। मतलब जो ये एंड सेक और लेबिरिंथ वाली संरचना है ये किस तरीके की दिखती है, अपन दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एंड सेक वाली जो संरचना है वो क्या होती है, छोटी सी होती है, और लेबिरिंथ वाली संरचना है वो एक बड़ी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलती है। और ये जो संरचना है ये कंप्लीट रूप से क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इसमें पूरी में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी संरचनाएं ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, और यही ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के नाम से जानी जाती हैं, उत्सर्जी नलिकाओं के रूप में जानी जाती है। और ये जो नलिकाएं हैं ये नलिकाएं क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। अब हम इन नलिकाओं के बारे में पढ़ें उससे पहले हमें इस एंड सेक के बारे में जानना जरूरी है। एंड सेक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इसके नीचे की तरफ यहाँ पर रीनल आर्टरी मौजूद होती है। रीनल आर्टरी मौजूद होती है। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेकर के आती है, और ब्लड कहाँ आता है, इसमें जो एंड सेक वाला पार्ट है उसके अंदर आता है। हम ये कहेंगे कि ये जो लेक्यूना है, लेक्यूना क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसका पढ़ा तो उसमें आपको एक चीज़ बताई गई थी कि इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इसका पाया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ब्लड लेक्यूना है। मतलब यहाँ पर रीनल आर्टरी की सहायता से यहाँ पर ब्लड आएगा, और ब्लड आने के बाद में उससे अपशिष्ट को छानने का कार्य करवाया जाएगा। अब जो छानने का कार्य है वो कौन करवा रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं चारों तरफ इस तरीके से रेडियल सेप्टा मौजूद हैं। ये रेडियल सेप्टा और ये एंड सेक की जो दीवारें हैं, ये दीवारें क्या करती हैं, जो भी अपशिष्ट हैं उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं। रेडियल सेप्टा, ठीक है। और ये एक छोटा सा अपर्चर होता है यहाँ पर, और ये अपर्चर क्या करता है, दोनों की दीवारों को या दोनों की जो अंदर की जो केविटी है उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अपर्चर ऑफ एंड सेक इनटू लेबिरिंथ, ठीक है। ये वाली संरचना क्या कहलाती है, लेबिरिंथ कहलाती है। तो इस लेबिरिंथ और एंड सेक को जोड़ने के लिए जो अपर्चर मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, अपर्चर ऑफ एंड सेक इनटू लेबिरिंथ। जब यहाँ से एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है किससे, ब्लड से, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वेस्ट, उन सब को यहाँ से जब एब्जॉर्ब करवाया जाता है तो उस ब्लड को यहाँ पर क्या होता है, एंड ये लेबिरिंथ में ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। और लेबिरिंथ में जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स की काफ़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। और सारी ये जो हैं ट्यूब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड रहती हैं। हम ये कहेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक जो है उसके अंदर, लेबिरिंथ का जो संयोजी उत्तक है उसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स फैली रहती हैं। और इनका कार्य है मूल, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर किडनी फंक्शनेट होती है, हमारे शरीर के अंदर जब गुर्दे काम करते हैं तो उनका फंक्शन होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। क्या काम करते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और ये जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है ये मूल रूप से ऑस्मो
रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, परासरण नियमन की जो प्रक्रिया है, उसको अपनाते हुए संपन्न यहाँ पर करवाई जाती है। हम ये कहेंगे कि जब ब्लड लेक्यूना से यहाँ से ब्लड इस लेबिरिंथ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो लेबिरिंथ की दीवारें क्या करती हैं, जो आवश्यक मटेरियल है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, हम ये कहेंगे जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर के अंदर जो हेनले का लूप कार्य कर रहा है किडनी के अंदर, वो कार्य कौन करवाता है, यहाँ पर ये लेबिरिंथ करवा रहा है। मतलब आवश्यक जो पदार्थ हैं, जो जल की मात्रा के साथ में जो घुलित अवस्था में जो लवण हैं, जो इसके लिए शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन लवणों को ये वापस क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो संरचना है यहाँ पर इस लेबिरिंथ वाले पार्ट के अंदर मौजूद है, इस कंप्लीट पार्ट के अंदर जो मौजूद है, ये अपने इसका सेक्शन देखा है तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर एक छोटी सी दीवार भी बना देते हैं। ये क्या है, ये दीवार किस चीज़ की है, ये है ब्लैडर, वॉल ऑफ ब्लैडर। इस पूरे पार्ट को जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस वाला पार्ट है, इसको हम ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। और ये ब्लैडर क्या कर रहा है, मूल जो एक्सक्रीशन की क्रिया है उसको संपन्न करवा रहा है। तो इस ब्लैडर के अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है, एक तो है एंड सेक, दूसरा है लेबिरिंथ। तो एंड सेक तो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सभी पदार्थों को एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि लेबिरिंथ क्या कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया को संपन्न करवा रहा है। इस तरीके से जब इसमें रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो आवश्यक पदार्थों को तो क्या होता है, रीनल सेक के अंदर शिफ्ट करवा दिया जाता है, और अनावश्यक पदार्थों को क्या होता है, ये जो रीनल पोर हैं, इनकी सहायता से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये इसका एक छोटा सा टॉपिक था जो कि रीनल ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड के रूप में जाना जा रहा था। उम्मीद करता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आएगा। आगे वाले टॉपिक की चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।